सी वैल्यू पैराडॉक्स आगे क्या है, जैसे सी ए थॉमसन जियान ने 1971 में दिया था। बहुत ही ज़्यादा डीपली में जाएंगे, कुछ अलग अलग टर्म्स हैं उनको भी कवर अप करेंगे। इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू टेक नॉलेज ऑल अबाउट सी वैल्यू पैराडॉक्स। नमस्कार, मैं सांसी जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे और आपके यूट्यूब चैनल करियर एक्स पर। सी वैल्यू पैराडॉक्स सी ए थॉमस जियान ने 1971 में दिया था। इसमें हम उस डीएनए को, उस जीनोम को कवर करते हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में मैच नहीं खाता। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादा डीएनए मौजूद हो सकता है दैन दी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये इस आइडिया को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाले ऑर्गेनिज्म के पास में ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल होगा। इस सी वैल्यू पैराडॉक्स के अंदर हम जंक डीएनए के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। यानी कि जंक डीएनए वो डीएनए जो कि कभी भी कोई कोडिंग नहीं करता, जीन कोडिंग नहीं करता, कोई भी टाइप के प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता। सबसे जो की पॉइंट्स है सी वैल्यू पैराडॉक्स में उसको कवर करेंगे। सी वैल्यू के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए जो कि एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है किसी भी स्पीसीज में, उसे हम बोलते हैं सी वैल्यू। डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, यानी कि जो साइंटिस्ट ने एक्सपेक्ट किया वो कितना अलग था। यानी कि कुछ अमीबास के अंदर जो जीनोम देखा गया वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज था, इतना ज़्यादा कि किसी ऑर्गेनिज्म, किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से भी कई ज़्यादा उसका किसी भी अमीबा का या फिर बोल सकते किसी भी सिंपल ऑर्गेनिज्म का बहुत ही ज़्यादा लार्ज डीएनए देखने को मिला। कॉम्प्लेक्सिटी एंड जीनोम साइज, यानी कि पैराडॉक्स के अंदर हम इस ऑब्जर्वेशन को कवर करते हैं। किस ऑब्जर्वेशन को? जीनोम साइज और ऑर्गेनिज्म की कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। रोल ऑफ जंक डीएनए, यानी कि जंक डीएनए का आखिर रोल कैसे है। सी वैल्यू पैराडॉक्स के अंदर यही चीज़ को हम कवर अप करने वाले हैं कि किस तरीके से जो लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए है, लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए है, किस तरीके से वो जीन्स में ऐड हो जाता है। एंड दिस एक्स्ट्रा डीएनए, यानी कि ये जो जंक डीएनए वो हमारे डीएनए के लिए एक्स्ट्रा डीएनए का काम करता है, जिसे हम अक्सर जंक डीएनए कहते हैं, जो कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट स्पीसीज के अंदर मौजूद होता है। आगे वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सी वैल्यू क्या है, सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या है, सी वैल्यू इनिग्मा क्या है। सी वैल्यू, जैसा कि आप अभी पिछली थोड़ी देर पहले हमने कवर अप किया है, ये कांस्टेंट है या फिर बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है जो कि हैप्लॉइड डीएनए को कवर अप करती है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसको मेजर किया जाता है पिकोग्राम या फिर बेस पेयर के। बेस पेयर 10 × 6 की पावर बेस पेयर के अंदर 10 की पावर 3 पिकोग्राम डीएनए होगा। यानी कि 10 की पावर 6 बेस पेयर के अंदर 10 की पावर 3 पिकोग्राम डीएनए देखने को मिलेगा। ये जो टर्म था सी वैल्यू से हैंसन स्विफ्ट ने 1950 में कॉइन किया था, इसके बारे में लोगों को बताया था। सी वैल्यू है, ये कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी एक स्पीसीज का, यानी कि किसी एक स्पीसीज की अलग अलग सी वैल्यू देखने को मिलेंगी। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है या फिर माइक्रोप्लाज्मा है उसके अंदर 10 की पावर 6 बेस पेयर से कम ही सी वैल्यू देखने को मिलेगी, लेकिन 10 की पावर 11 बेस पेयर से ज़्यादा हमें यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलेगी, जिस तरीके से एम्फीबियन। सी वैल्यू एल्गी की, ड्रोसोफिला की, नेमाटोड्स की, हाउसफ्लाई की कुछ इस तरीके से। डीएनए कंटेंट जो हम ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलते हैं जो कि उसके डायरेक्ट मॉर्फोलॉजिकली कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में रिलेट करता है, लोअर यूकैरियोट्स के अंदर हम उसको ज़्यादा अच्छे से कवर अप कर सकते हैं, लेकिन जो हायर यूकैरियोट्स है उसके अंदर थोड़ा दिक्कत हो जाता है डीएनए कंटेंट को बहुत ही डीपली नॉलेज लेने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर कवर करने वाले हम कि किस तरीके से जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वो रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर डीएनए कंटेंट आखिर कितना है। हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर यूकैरियोट्स के अंदर हमें डीएनए परसेंटेज ज़्यादा देखने को मिलेगा दैन दी प्रोकैरियोट्स या फिर लोअर वंस। हाउएवर जो हमारा ये एक्सेप्शन है, हम ये बोलते हैं कि अगर अमाउंट ऑफ डीएनए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादा हुआ तो उसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। इस चीज़ को थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया जा सकता है क्योंकि कई सारे ऐसे एक्सेप्शन देखने को मिले जहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए तो बहुत ज़्यादा था लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही पुअर थी। सी वैल्यू पैराडॉक्स, ये टर्म सी ए थॉमसन 1971 में रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने इस टर्म के बारे में बताया था। इन्होंने इसमें बोला था कि जो हायर यूकैरियोट्स है वो कभी भी को रिलेट नहीं करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी या फिर जीनोम साइज, यानी कि ये बोलते हैं इसमें कि जितना ज़्यादा जीनोम साइज होगा जरूरी नहीं उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा भी हो सकता है कि जीनोम साइज ज़्यादा है तो कॉम्प्लेक्सिटी कम है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो जीनोम साइज कम है, ये भी पॉइंट देखने को मिल सकता है। इसके अंदर हमें ये अच्छे से समझ में आया सी वैल्यू पैराडॉक्स की वजह से कि रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ डीएनए के बारे में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आई। जीनोम साइज का क्या मतलब है, यानी कि वो टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए जो कि एक सिंगल जीनोम के अंदर मौजूद होता है, जिससे डिसाइड होती है कि मॉर्फोलॉजिकली किस तरीके से ऑर्गेनिज्म आएंगे।
ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होने के साथ साथ ऐसा हो सकता है कि वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है बट उनका डीएनए अमाउंट डिफरेंट है। जिस तरीके से अगर हम एग्जांपल्स देखें कि एक मैन के अंदर मैन कितना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है देन दी एम्फीबियन, लेकिन अगर जब हम उन्हें जेनेटिकली देखें, उनके जीनोम को, उनके डीएनए को देखें, तो एम्फीबियंस के अंदर 30 टाइम्स मोर डीएनए देखने को मिलता है देन दी ह्यूमंस। नेक्स्ट एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो कि है हाउस फ्लाई और ड्रोसोफिला के लिए। हाउस फ्लाई और ड्रोसोफिला दोनों ही सेम फैमिली से बिलोंग्स करती है, लेकिन जब हमने उनकी सी वैल्यू पैराडॉक्स को देखा तब देखने को मिला कि सी वैल्यू पैराडॉक्स हाउस फ्लाई का ज़्यादा है देन दी ड्रोसोफिला। सेलेमेंडर जो कि ह्यूमंस से कितने ही ज़्यादा लोअर यूकैरियोट्स हैं उनके सेल्स एंड ऑल, लेकिन जब हमने सेलेमेंडर का जीनोम एंड डीएनए देखा तो वो ह्यूमन से 40 गुना ज़्यादा देखने को मिला। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऐसी ज़रूरी नहीं है कि अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हुई तो डीएनए कंटेंट भी ज़्यादा ही होगा। इसलिए जो रीज़न है सी वैल्यू पैराडॉक्स का इस तरीके से रीज़न क्यों है, यूकैरियोट के जीनोम के अंदर दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एक होते हैं कोडिंग डीएनए, दूसरे होते हैं नॉन कोडिंग डीएनए। लेट्स अज्यूम कि ये है नॉन कोडिंग डीएनए और ये है कोडिंग डीएनए। अब ये है नॉन कोडिंग डीएनए, दैट्स मीन कि ये हमारे डीएनए के अंदर मौजूद होगा बट ये कोई भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगा। यानी कि अज्यूम दैट कि मेरी जो आई का कलर है वो ब्लैक कलर होने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस, लेकिन ये सीक्वेंस कभी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा तो मेरी आंखों का कलर काला होगा ही नहीं। बल्कि अगर अगर मान के चलो मेरी इस सीक्वेंस के पास में नीला रंग है, मतलब मेरी आंखों का रंग नीला हो जाए और ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर देगा तो मेरी आंखों का रंग नीला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि वो जो कोडिंग डीएनए वो होते हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस कर दें, और नॉन कोडिंग जो मल्टीपल टाइम्स कॉपीज कवर करेंगे पूरे डीएनए के अंदर लेकिन सिंथेसिस किसी भी टाइप के प्रोटीन का नहीं करेंगे। ह्यूमंस के अंदर 2% कोडिंग डीएनए है, बाकी बचा जो 98% है वो नॉन कोडिंग डीएनए है। इसलिए बोल सकते हैं कि जो सी वैल्यू पैराडॉक्स है उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ रिपीटेटिव डीएनए होता है बहुत सारा ही, जो कि डीएनए का पूरे सीक्वेंस को बनाता है और पूरे जीनोम में बार बार रिपीट होने की होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है सी वैल्यू इनिग्मा। क्या होता है इनिग्मा का मतलब होता है पहेली, जो कि यहाँ पर दी थी टी रायन गिरगोरी ने 2001 में। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग यानी इनिग्मा के अकॉर्डिंग उनका कहना ये था कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नॉन कोडिंग डीएनए होता है वो डिफरेंट अमाउंट में मौजूद होता है, चाहे फिर वो यूकैरियोट हो या फिर कोई अदर ऑर्गेनिज्म हो। कोट इनके द्वारा इन्होंने फिर आगे इस चीज़ को और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक आता है वो होता है कोट कर्व एनालिसिस जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी। ये जो टेक्निक थी वो रॉय ब्रिटेन एंड एरिक डेविडसन ने दी थी 1960 में। इसमें उन्होंने मीजर किया था जीनोम की कॉम्प्लेक्सिटी और या फिर बोल सकते हैं डीएनए की कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। सारा टॉपिक जो है सी वैल्यू पैराडॉक्स का वो कॉम्प्लेक्सिटी पर चलता हुआ आ रहा था। ये जो टेक्निक है वो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डीएनए रीनेचुरेशन काइनेटिक्स। दो टर्म्स होते हैं, एक होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है रीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि जब मैं ये जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं उनको तोड़ तोड़ के अलग कर दूं, दैट्स द डीनेचुरेशन। ठीक है, अब इन टूटे हुए जो हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स हैं यानी कि डीनेचुरेशन हो चुकी है, इसके बाद मैं इनको दोबारा से आकर जोड़ दूं, दैट्स द रीनेचुरेशन। Principle: the rate of renaturation is directly proportional to the number of times the sequence are present in the genome। यानी rate of renaturation है वो directly proportional होता है to the कितना number of sequence जो है जो repetitive genome है, जो repetitive sequence है वो कितनी बार genome के अंदर present है। मान के चलो repetitive sequence अगर बहुत ज़्यादा है तो उतना ही कम समय लगेगा renaturation के लिए। प्रोसीजर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर ये एक डीएनए है, इसको खूब हीट किया गया तो ये अनबाइंडिंग स्टार्ट कर देगा। इसे और भी ज़्यादा हीट करेंगे तो इस तरीके से दो हिस्से में अलग अलग टूट जाएगा। फिर कूलिंग की जाएगी, कूलिंग करने के बाद ये रीबाइंडिंग कर लेगा, दोबारा से जुड़ना स्टार्ट कर देगा, रीनेचुरेशन कर देगा। जो रीनेचुरेशन है वो डिपेंड होती है डीएनए कॉन्सेंट्रेशन पे, रीएसोसिएशन पे, केटाइन कंसंट्रेशन पे और विस्कोसिटी पे। कॉट वैल्यू जो भी हम कॉट ग्राफ एनालिसिस बोलते आ रहे हैं उसमें कॉट का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए, और यहाँ पर जो ये टी है उसका मतलब होता है कि टाइम कितना लिया जा रहा है रीनेचुरेशन के लिए। जितना कम कॉट वैल्यू होगी यानी कि उसका मतलब है कि उतने ही ज़्यादा रिपीटेटिव सीक्वेंस हमें देखने को मिलेंगे। बैक्टीरिया के अंदर 99.7% सिंगल कॉपी देखने को मिलती है, जबकि 0.3% रिपीटेटिव सीक्वेंस देखने को मिलता है। माउस के अंदर जो है 60% सिंगल सॉरी फॉर डेट माउस के अंदर 60% सिंगल कॉपी देखने को मिलती है, बट 25% मिडिल रिपीटेटिव एंड 10% हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर कॉट वैल्यू जो है वो डीएनए कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, जैसे कि डीएनए कंसंट्रेशन जिसको हम मोल्स पर लीटर में लेंगे, रीनेचुरेशन टाइम जिसको हम सेकंड में लेंगे, और बफर फैक्टर। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कॉट वैल्यू कर्व कैसा होता है। यहाँ पर जो कॉट वैल्यू कर्व है
A graph of a fraction of single stranded DNA revealed as a function of cot on the semi logarithm plot is refers to as। यहाँ पर जो कॉट कर्व है यानी कि CO, यानी कि ये वाला जो CO है, इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ कंप्लीटेड डीनेचुरेशन DNA एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो टाइम है वो t इक्वल्स टू 0 है। इस C का मतलब है कि यहाँ पर जो टाइम है वो टाइम t है। रीनेचुरेशन ऑफ DNA इज यूजुअली फॉलोड बाय द फॉर्म ऑफ कॉट कर्व, यानी कि जो रीनेचुरेशन है किसी भी डीएनए का वो डिपेंड होता है कि कॉट कर्व किस तरीके का बन रहा है। जब हम कॉट कर्व को देखते हैं इसमें हाईली रिपीटेटिव एंड मिडिल रिपीटेटिव एंड सिंगल कॉपी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम समझ में आता है कि कितना बड़ा जीनोम साइज है और उसके अंदर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी सीक्वेंस के अंदर हमें देखने को मिलती है। अंडरस्टैंड हो जाता है यहाँ से हमें कि किस तरीके से जो सिंगल कॉपी है और रिपीटेटिव सीक्वेंस है उनमें एक दूसरे से कितना रिलेटिव प्रोपोर्शन बनता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। फॉर सच मोर वीडियोस फॉलो आवर यूट्यूब चैनल and do comment and share this video for your loved ones and your family, friends and others. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.